in Bohr's orbit. In Bohr's orbit. देखो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग डिराइव करेंगे कि एनर्जी की वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रॉन के लिए जब वो एक पर्टिकुलर सेल में होता है। के सेल में उसकी एनर्जी की क्या वैल्यू होगी, एल सेल में उसकी एनर्जी की क्या वैल्यू होगी, वैसे ही। ओके, यदि मैं आप लोगों से एक सिंपल फॉर्मूला पूछूं, टोटल एनर्जी कोई भी सिस्टम का इज इक्वल टू सम ऑफ टू एनर्जी, वो एनर्जी क्या क्या होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं हाफ mv², जो सबको मालूम है। काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज हाफ mv², एवरीबॉडी नोज दिस। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी को मैं क्या लिखूंगा, जरा ध्यान से लिखिएगा, इट्स माइनस kZe²/r। अब बेटे ये कहां से आया, अभी ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, इसमें जस्ट आप इसको थोड़ा दिमाग में रखो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस kZe²/r। बाद में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको ये कहां से आया, इनिशियली आप इसको ऐसे एक्सेप्ट करो। बट क्योंकि इसमें देखो थोड़ा सा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आता है, तो उतना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अभी आप लोगों को मालूम नहीं, तो आप लोग जब थोड़ा सा मैथ सीख लोगे तो फिर से मैं आप लोगों को कैलकुलस से डिराइव करके ये दिखा दूंगा। ओके, तो फिलहाल आप समझ लो पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होता है इट्स माइनस kZe²/r, दिमाग में रखना बस। अब देखिए, एज वी नो, इसको मैं इक्वेशन 1 मानता हूं, ठीक है। एज वी नो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक एटम में किसके बराबर होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। हम लोगों ने पढ़ा है इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है, यदि आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, जो मैंने जो चीज पढ़ाया है घर में रिवाइज किया होगा, तो आपको याद होगा इसकी फॉर्मूला होती है kZe²/r²। सबको याद होगा, यदि नहीं याद है तो चेक कर लेना, पर दिस इज द फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, kZe²/r², which is equal to centripetal force। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/, सर r। यस, हाँ, वेरी गुड। अब क्या करता हूं मैं, ये r को काट दिया और ये स्क्वायर को काट दिया, ये इक्वेशन 2 बन गई मेरे सामने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, mv² का जो वैल्यू है मैं यहाँ पे पुट करता हूं, ठीक है ना। mv² का वैल्यू यहाँ पुट करता हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ mv² इन 1, इक्वेशन 1 में डालता हूं mv² का वैल्यू। ओके, तो टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, हाफ mv² का जगह मैं लिख सकता हूं kZe²/r। किसी को कोई दिक्कत? नो सर, kZe²/r, ठीक है ना, mv² की जगह पे लिख दिया। अब ब्रैकेट खोलता हूं, प्लस माइनस kZe²/r, ठीक है ना, kZe²/r प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट खुला। अब ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पे ये वैल्यू देखो और ये वैल्यू देखो, दोनों बराबर है कि नहीं। अब मुझे बताना, मैं इसको x मानता हूं, हाफ x माइनस x कितना आएगा, माइनस हाफ x आएगा। तो आई कैन राइट माइनस हाफ kZe²/r। ओके, तो ये आ जाती है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है।
टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। अब मैं क्या करूंगा, आर का वैल्यू डालूंगा। ओके, अब मैं आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा यहां पे। आप सभी को मालूम है T is equal to minus half k z स्क्वायर। r की जगह में मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m k z स्क्वायर लिख सकता हूं ना। r की जगह में, इस r की जगह में मैं लिखा n स्क्वायर h स्क्वायर और ऊपर में चल जाएगा इनटू 4 पाई स्क्वायर m k z स्क्वायर। आई सपोज सबको मालूम होगा ये r की वैल्यू होती है n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m k z स्क्वायर। तो नीचे में n स्क्वायर h स्क्वायर और ऊपर में चल जाएगा 4 पाई स्क्वायर m k z स्क्वायर। ठीक है, अब मैं काटता हूं, ये 2 गया, ये 2 गया। ओके, और कुछ नहीं कटेगा इस इक्वेशन में, और कुछ कटने वाली नहीं। एग्जाम में अच्छे से डिराइव करना, गलती नहीं करना। तो t इज इक्वल टू माइनस साइन है 2 है पाई स्क्वायर, ठीक है ना, m है, ठीक है ना, फिर क्या है k का स्क्वायर है, k स्क्वायर z स्क्वायर e4 टोटल 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6 चीज आने चाहिए ऊपर। ठीक है, देखो 2 पाई स्क्वायर m का m, k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है ना, ध्यान से देखना, k स्क्वायर होगी, z स्क्वायर z दो बार है, z स्क्वायर e स्क्वायर e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। ये तो हो गया एक कंप्लीट फार्मूला जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट लिख देगा यही वाला ऑप्शन में चार्ट में, कहीं पे इसको चेंज कर देगा, थोड़ा 2 की जगह में कुछ और लिख देगा, पाई स्क्वायर की जगह में सिर्फ पाई कर देगा, या k स्क्वायर को सिर्फ k कर देगा, 4 ऑप्शन ऐसा बना देगा। तो आपको डिराइव कर देना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत डिराइव हो जाएगी एग्जाम। ओके, तो ये t का एक कंप्लीट फार्मूला आया हमारे पास। और ये कभी काल ही पूछी जाती है और पहले पूछ ली गई है, तो चांसेस नहीं है कि दोबारा मेंस में पूछा जाए, और स्कूल एग्जामिनेशन के लिए आपको ये याद रखना है। ये टी नहीं है बेटा, ये टोटल एनर्जी को मैं ई लिख देता हूं। ठीक है, टोटल एनर्जी को अब मैं ई लिखना है, गॉट इट, ई है, ई इज टोटल एनर्जी को मैं ई ही लिख दे रहा हूं, टोटल एनर्जी। अब देखिएगा सारे वेरिएबल्स को मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। ठीक है ना, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, ये -2 पाई स्क्वायर इज वेरिएबल, m is variable, mass of electron k is variable, charge of electron is variable, Planck's constant is variable। सारे वेरिएबल्स का मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। ठीक है ना, और बचा क्या, सॉरी सारे वेरिएबल्स नहीं, सारे कांस्टेंट का वैल्यू पुट करता हूं। ये सारे 1/m स्क्वायर जो भी आते हैं ये सारे कांस्टेंट है, 2 पाई स्क्वायर m k p4 h स्क्वायर, ये सारे कांस्टेंट है। सारे कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर देने के बाद इट कम्स अराउंड -13.6। ठीक है, ये आती है -13.6, ऊपर में है z स्क्वायर और नीचे में है n स्क्वायर, z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, -13, ये माइनस साइन रह जाता है, -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ENF का फॉर्मूला है, या इसको हम लोग जूल में डिराइव करते हैं तो वैल्यू आएगी -2.18 into 10 to the power -18 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर जूल। ओके, आपको बेटा ये दो फॉर्मूला याद करना है, ये दो फॉर्मूला से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ये दो फॉर्मूला आपको याद करना है। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी याद कर लेना है, जूल में भी याद कर लेना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक यूनिट होती है एनर्जी। तो nth घर में एक इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी होगा it will be equal to -13.6 z square, z is atomic number divided by orbit number electron volt, या जूल में -2.18 into 10 to the power -18। याद रखने का आसान तरीका -2.18, तो 18 है तो 18 के ऊपर भेज दो, 18 माइनस साइन है तो माइनस के साथ में रहेगा, -2.18 into 10 to the power -18 z square by n square joules।
Z is एटॉमिक नंबर एंड N is सेल नंबर। तो आपको ये पता चल गया होगा कि एनर्जी जो nth ऑर्बिट में होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक नंबर से, ओके, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है शेल नंबर से। इसका मतलब क्या है बोलने का कि यदि एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो उस पर्टिकुलर घर की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी, ये ध्यान रखना है। और शेल नंबर बढ़ेगा तो एनर्जी घटती है, घटेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। शेल नंबर बढ़ेगा KLM, सेल नंबर जैसे ही बाहर की ओर जाओगे एनर्जी क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा सर, घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, तो K सेल का एनर्जी ज्यादा होगा कि L सेल का एनर्जी ज्यादा होगा, K सेल का सर, K सेल का एनर्जी ज्यादा होगा। देखो L सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर, अंडरस्टूड। देखो En इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। En ये आ गई आपके पास फॉर्मूला। बट इसकी साइन माइनस होती है, कंफ्यूज नहीं होना, गलती आंसर आप लोग दे रहे हो। देखो आंसर तो माइनस में आएगी ना। मैं आपसे पूछा के सेल की एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी कि एल सेल की एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी, आपने आंसर क्या दिया, L सेल। नहीं आपने आंसर के सेल दिया, पर बेटा माइनस साइन आएगी, और माइनस यदि बड़ा होगा तो वैल्यू क्या होता है, छोटा, कम। ठीक है ना, ये ध्यान देना है। ओके, तो हमेशा ध्यान देना है कि के की एनर्जी जो होती है कम होती है। ओके, बच्चों को समझ आया कि नहीं ये चीज। देखो यहाँ पे आ रहा है कि एनर्जी का जो वैल्यू आएगा वो प्रोपोर्शनल है इनवर्सली n स्क्वायर से, वो प्रोपोर्शनल है इनवर्सली n स्क्वायर से। मतलब क्या, n बढ़ेगा तो E का वैल्यू बड़ा आएगा, और E का वैल्यू जो बड़ा आएगा वो नेगेटिव में बड़ा आएगा, और नेगेटिव में बड़ा आता है तो वो वैल्यू क्या होता है, छोटा होता है, अंडरस्टूड। तो ये दिमाग में रखनी है, K सेल का एनर्जी कम होता है L सेल से, और M सेल का एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है कंपेयर, ये दिमाग में रखनी है, ठीक है। मतलब ऑर्बिट से आप बाहर जा रहे हो तो एनर्जी बढ़ेगी बाहर। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ आ गई सबको, कोई कंफ्यूजन तो दोबारा पूछ लो मुझसे। सर हाँ बोलिए। सर वहाँ माइनस हाफ KZ²/R कैसे आया, टोटल एनर्जी ये वाला नीचे बेटा, ये नीचे सर, नीचे माइनस KZ²/R, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, इसकी डेरिवेशन की जाएगी बाद में, ठीक है ना, ये आपका भी दिमाग में। ओके, और यहाँ पूछना चाहते हैं क्या, हाफ KZ²/R माइनस, तो हाफ x माइनस x करोगे तो क्या, माइनस हाफ x। ओके, क्लियर? यस सर। ओके, चलिए। तो कुछ फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, En is equal to minus 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, En is equal to minus 2.18 into 10 to the minus 18 Z²/n² जूल। ओके, एक क्वेश्चन आपके सामने में फिर से पूछ ले रहा हूं कि बच्चे कंफ्यूज ना हो, दिमाग में कुछ गलत कॉन्सेप्ट ना आए। एनर्जी ज्यादा होगा कि पहला सेल का एनर्जी ज्यादा होगा, चौथा सेल का। चौथा सेल। किसका ज्यादा होगा, चौथा सेल। चौथा सेल का एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये डेरिवेशन सबको क्लियर होनी चाहिए, शॉर्ट लेना है तो ले लो, कोई डाउट है तो पूछो। ओके, बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कीजिए। चलिए देखना है नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी
बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, आपको डिराइव करना अच्छे से है और सीख लेना अच्छे से, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। ओके, रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने टोटल एनर्जी का एक फॉर्मूला डिराइव किया था, सबने देखा होगा, इट्स माइनस हाफ के जेड स्क्वायर बाई आर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला मैंने अभी डिराइव किया था, सबको याद होना चाहिए, माइनस हाफ के जेड स्क्वायर बाई आर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी। ओके, और काइनेटिक एनर्जी का मैंने फॉर्मूला अभी लिखा है, हाफ के जेड स्क्वायर बाई आर। ओके, दिस वन इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। हाफ mv स्क्वायर की जगह, mv स्क्वायर की जगह में ये डाल दिया था के जेड स्क्वायर बाई आर। ओके, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। देखो, दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, अभी एक पल में याद नहीं हो जाता है, और जो डिराइव किया गया है वही वैल्यू में लिखना। टोटल एनर्जी माइनस हाफ के जेड स्क्वायर बाई आर, काइनेटिक एनर्जी हाफ के जेड स्क्वायर बाई आर। अब क्या करता हूं मैं, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये है माइनस हाफ के जेड स्क्वायर बाई आर। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है, हाफ के जेड स्क्वायर बाई आर। यदि आप लोग काटोगे तो किसको किसको काट सकते हैं, ये पूरी कट जाएगी, कट जाएगी ना, ऊपर में के जेड स्क्वायर बाई आर, नीचे में भी के जेड स्क्वायर बाई आर, ये हाफ भी कट जाएगा, ये हाफ भी कट जाएगा, तो एक माइनस साइन सिर्फ बचेगी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, इधर काइनेटिक एनर्जी को भेज देता है, इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। आप टोटल एनर्जी का तो हम लोग फॉर्मूला निकाल चुके हैं निकालने का। आपको यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल एनर्जी निकाल लोगे और उसके आगे एक माइनस साइन, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। ये एक रिलेशन आया। अब चलो हम लोग टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन जोड़ देते हैं। टोटल एनर्जी हम लोगों ने अभी देखा, बोलो मुंह से बोलो तब याद होगा, माइनस हाफ के जेड स्क्वायर बाई आर, ये टोटल एनर्जी, माइनस हाफ के जेड स्क्वायर बाई आर, माइनस हाफ के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी का अभी मैं बताया था, के जेड स्क्वायर बाय आर, के जेड स्क्वायर बाय माइनस के हाफ जेड, माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर, माइनस माइनस साइन के, माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर। तो आपको क्या करना है, टोटल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी से डिवाइड करना। ऊपर में है माइनस हाफ, तो मैं ऐसे लिख देता हूं। ओके, और 1/2 को ऐसे कर दिया, ठीक है ना, और ऊपर में के जेड स्क्वायर बाई आर और नीचे में इनटू माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर। ठीक है ना, मैं के जेड स्क्वायर बाई आर और के जेड स्क्वायर बाई आर काट दिया। ठीक है ना, माइनस साइन और ये माइनस साइन चला गया, तो टोटल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी हाफ है, या मैं पी को उधर भेज दूं तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का 2। आ गया, ठीक है ना, एग्जाम में आ सकता है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। तो आप पहले क्या करोगे, टोटल एनर्जी निकाल लोगे। ओके, उसको दुगना कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। और यदि मैं सब कुछ साथ में लिख दूं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, ये है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय, ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, देखिए, ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे समझने में तो पूछ सकते हो मुझसे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। चलिए बेटा, एनी डाउट इन दिस स्क्रीन यू कैन आस्क मी। देखो, फायदा तभी होगा जब आप घर में एक बार डिराइव करो, क्योंकि देखो आपके स्कूल्स वाले जो भी पढ़ाएंगे वो डायरेक्ट आपको ये सब फॉर्मूला लिख देगा, पर कितना फॉर्मूला रटोगे, फायदा नहीं है फॉर्मूला रट के। आप डिराइव कर लो, 2-3 बार जब आप इसको डिराइव कर लोगे ना, तब मजा आएगा पढ़ने में। ये चीज कहां से आई, मैं बोला ना 11th 12th में वही सक्सेसफुल होगा जो पूछेगा व्हाई,
कहां से ये चीज आ रही है। ओके, फॉर्मूला एक दिन में याद होने की चीज नहीं है, एकदम दिमाग में लोड डालने की जरूरत नहीं है, उसको लिख लिख के 2-3 बार 3 बार प्रैक्टिस कर दोगे, दिमाग में बैठ जाएगा। तो बेटा आगे बढ़ू कि कुछ बताना है इसमें? यस नो? नो सर। आगे बढ़ू? यस सर। यस सर। चलो यस सर। ओके, ये याद रहना चाहिए, टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, मेंस की क्वेश्चन है, 2007 में आई है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना, बनाओगे। पेन और पेपर रेडी रखो, मैं 1 मिनट टाइम दूंगा ये बनाने के लिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन सेल ऑफ आयन। नहीं आगे तो कर 13.6 z² सर किसी का माइक्रोफोन ऑन है। टोटल एनर्जी का फार्मूला है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन भी दे रहा हूं जो एग्जाम में आई थी। इट्स -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स -9.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नन। चलो बनाओ, ये फॉर्मूला लिख दिया हूं आपके सहूलियत के लिए। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 z²/m²। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन n सेल, n कौन सा नंबर होता है? k l m n, चौथा होता है। So first, फॉर्मूला पर थोड़ा सा दिमाग लगाना, ट्विस्ट किया गया था क्वेश्चन। so the answer is -6.8. नो बेटा, सर नन। बोलिए। सर लास्ट। नन नहीं, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और एक चीज लिख रहा हूं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। वो बच्ची ने सही कैलकुलेट किया था पर थोड़ा सा गड़बड़ कर गई सर। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। जिसने सबसे पहले आंसर बताया था वो फिर से थोड़ा सा -27 Sir, minus -27.2. यस राइट आंसर। व्हाट इज योर नेम? जल्दी बताओ। Shriya. यही स्टेप में फंसी थी ना, इसमें आधा कर दिया था। Yes. Sir. ओके ठीक है, चलो देखते हैं अब हम लोग आते हैं कैसे बनाए ये सब। पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है, क्या पूछा गया है? पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी न्यूमेरिकल को बनाने से पहले देखो, आपके आईआईटी मेंस या एडवांस्ड में कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जो रटे हुए रहेंगे, आपको दिमाग लगाना है। 1 से 2 सेकंड पहले सोच लो कि कैसे प्रोसीड करना है, फिर बनाना, फिर पेन चलाना। ओके 2 सेकंड में आपका दिमाग कैलकुलेट कर लेगा क्या चीज। चलो देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, किसका पूछा है? एक इलेक्ट्रॉन का, n से है, n मतलब चौथा, KLMn चौथा, ऑफ B3+ आयन। B का Z जो होता है वो क्या होता है? 4 ही होता है। ओके अब पोटेंशियल एनर्जी पूछा, तो पोटेंशियल एनर्जी का तो कोई डायरेक्ट फार्मूला हमको मालूम नहीं है। टोटल एनर्जी निकालेंगे हम लोग, तो टोटल एनर्जी की एनर्जी मतलब बोलो तो E चौथे घर में इज इक्वल टू -13.6 z² 4² z² by n², n भी 4 है, 4²। कट गया कितना आया? E4 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी आ गया तो ये फार्मूला में डाल दो, -13.6 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 into 2। पोटेंशियल एनर्जी 13 टू 26 और वहां कितना आ जाएगा 1.2, तो 27.2 माइनस कर दूंगा, क्योंकि जानते हो
मेंस में जो ऑप्शन दिया गया था, एक और ऑप्शन ये तो था ही, और एक ऑप्शन था +27. बहुत एक ऐसा भी ऑप्शन था 6.8 भी था, वो नल तो मैं अपनी मर्जी से दे दिया, तो माइनस साइन में मिस्टेक नहीं करना। आई सपोज सबको समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन आसान है। Yes, sir. यस 27.2। चलिए नेक्स्ट। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम। जल्दी आंसर दे दो। ऑप्शन -हाफ, हाफ, 3/2, 3/4। जल्दी आराम से माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस माइनस हाफ। हाफ। वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? सर हिमांशु। हिमांशु, बहुत अच्छे हिमांशु, वेरी गुड। चलिए देखते हैं। देखो टोटल एनर्जी का हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूला देखा। एक फॉर्मूला है -हाफ kZe²/r, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला एक है। ये पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला है kZe²/r, ये माइनस। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ kZe²/r, ठीक है ना। अब क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछा है, तो हाफ kZe²/r, ओके, बाय पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज -kZe²/r, ठीक है ना। kZe²/r, kZe²/r कट जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी, माइनस साइन तो रहेगा ना, विल बी इक्वल टू -हाफ। ओके, सही है। और इसको बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, यही एक तरीका नहीं है, बहुत तरीका है। ओके बढ़े, आगे बढ़े। समझ आ गई सबको? यस नो? यस चले सर। आगे। Yes, sir. चलिए जल्दी, 2 मिनट दिया, चलो 2 मिनट दिया। ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, डायरेक्ट आंसर निकाल, ऑप्शन याद नहीं है। मेंस की क्वेश्चन है, मेंस में आई हुई क्वेश्चन है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी इन m सेल ऑफ Li2+ एंड L सेल ऑफ B3+। फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, किसी को याद नहीं है तो -13.6 Z²/m² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर रेशियो वाले सम को किस तरह बनाना है मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको बना लो। बहुत आसान है, 1 मिनट काफी होनी चाहिए इसके लिए। बेटा जो बच्चे अपना नाम नहीं डालते प्लीज अपना नाम डालो। 17, 14 ये क्या है? Sir, 4:1.
कितना 4:1 1:4. 1:4. ओके वेरी गुड. व्हाट्स योर नेम? Shriya. बेटा आप ही बना रहे हो सारा. चलो वेरी गुड. कहाँ से, कौन सी जगह से हो आप? Hazaribagh. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. गुड. चलिए देखते हैं कैसे आया इसका आंसर. टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे. टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग अच्छा एक काम करते हैं, रेशियो पूछना है तो रेशियो में E1 by E2 ठीक है ना, -13.6 Z1 square by N1 square divided by -13.6 Z2 square by N2 square ठीक है ना. Z1 square लिथियम का Z1 कितना होगा, लिथियम का वैल्यू कितना है Z का, ठीक. तो यहाँ पे आ गया 3 स्क्वायर m से KLM थर्ड सेल डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर कट गया ओके. और इधर लिखते हैं Z2 BE3 प्लस 4 स्क्वायर N2 स्क्वायर, N कौन सा सेल है, L सेल है, KL दूसरा सेल है, ये हो गया 2 स्क्वायर ओके. तो 4 स्क्वायर हो गया 16 और 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 ठीक है ना. तो बन जा 13.6 गया 13.6 गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी गया, आ गया 1/4 1:4 राइट. ओके अंडरस्टूड करेक्ट. और मैं बोलूंगा इस टाइप के सम को दूसरे तरीके से बनाना, इतना ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मिटा दूं जब रेशियो के क्वेश्चंस आते हैं ये पक्का है कि कांस्टेंट कट है. रेशियो क्वेश्चन में कांस्टेंट कट जाता है तो हम लोग क्या करेंगे 1/2 सिर्फ वेरिएबल्स को लगा देंगे. 1 को ऊपर भी लिखेंगे Z1 स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z2 स्क्वायर बाय Z1 स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर इनटू N2 स्क्वायर लगा दोगे तो, क्योंकि मैंने वेरिएबल तो ऐसे भी काटा डायरेक्ट बन जाएगा. ऐसे देखो ये था 3 स्क्वायर और ये था 3 स्क्वायर और ये था कितना 2 स्क्वायर और ये था 4 स्क्वायर है ना. तो ये गया और ये कितना हो गया 4/16 आएंगे डायरेक्ट आंसर. तो ये याद रखना जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन आएंगे ना तो पहला तो उसी तरह लिखना है और दूसरा क्या जो इनटू करना है घुमा के कर देना है ओके. तब जाके आपके आंसर फटाक से आ जाएगी. तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके रेशियो के क्वेश्चन को सिर्फ वेरिएबल्स को पकड़ के करना है. ये तो सिंपल क्वेश्चन थी, पर बड़े बड़े जो क्वेश्चंस आएंगे वहां पे आपको रेशियो क्वेश्चन में सिर्फ वेरिएबल्स को पकड़ना है. ओके चलिए अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से देखिए ओके. एकदम दिमाग को फोकस कर दो. क्वेश्चन बनाने से टाइम दिमाग थोड़ा फास्ट हो जाता है, पर अभी समझने की चीजें समझना. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में माइनस आता है वो कहां से आता है और क्यों आता है ये देखिए ओके. ये समझना है. पहले इसको समझने के लिए मैं एक डेफिनेशन लिखूंगा फ्री इलेक्ट्रॉन. फ्री इलेक्ट्रॉन a free electron is an electron at rest at infinite distance from the न्यूक्लियस. ठीक है ना. बेटा किसी का वीडियो ऑन है, वीडियो बंद करो जल्दी. सर
फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होती है, ध्यान से सुनो। पहले इस डेफिनेशन को बाद में मैं बताता हूं, पहले यहां देखो। ये न्यूक्लियस है, ओके, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फील्ड है, मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, वो इतने डिस्टेंस तक अट्रैक्ट कर सकता है। ये मैक्सिमम डिस्टेंस का एक पल के लिए समझो। मान लो एक इलेक्ट्रॉन को यदि मैं यहाँ पे रखूंगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस पूल के अंदर है कि बाहर? बाहर है। सपोज करो, ध्यान से फिर से बता रहा हूं, देखो सपोज करो कि न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फील्ड है यहाँ तक खत्म है, क्योंकि इसका भी न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का एक अट्रैक्टिव फील्ड होगा, दुनिया में कहीं तक तो नहीं होगा। तो न्यूक्लियस का एक अट्रैक्टिव फील्ड हम यहाँ तक खत्म है, और मैं एक इलेक्ट्रॉन जस्ट बाद रखा हूं, तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर पाएगा? अट्रैक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है यार, देखो इसका फील्ड यहीं तक है और इलेक्ट्रॉन को मैंने बाहर रख दिया, तो कैसे इसको खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। ओके, तो एक डेफिनेशन आती है फ्री इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होती है? अब फ्री इलेक्ट्रॉन इज एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। एक फ्री इलेक्ट्रॉन हम उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे पड़ा हुआ है at infinite distance from the nucleus। न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब हजारों अरबों किलोमीटर दूर नहीं, बस उतना डिस्टेंस जहां के बाद उसके न्यूक्लियर पूल काम नहीं करे। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद जहां काम नहीं करे। ओके, किसी का बेटा वीडियो ऑन है, मत, ओके, डिस्टर्ब होंगे दूसरे बच्चे। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस मींस न्यूक्लियर पूल के बाहर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन हम उसको कहते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियर पूल के बाहर पड़ा हुआ है। अंडरस्टूड? और ये रेस्ट पे रहेगा। द एनर्जी ऑफ सिंपल शब्दों में फ्री इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है जो न्यूक्लियर पूल के बाहर है। ओके, एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका माइक ऑन हो रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ माइक ऑफ करो, मुझे नाम लेना पड़ेगा। वेब सेंटर अक्षय कुमार प्लीज माइक को बंद कीजिए। द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान से, द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन is assigned a maximum value of 0। ध्यान से सुनो, ये एक एजम्पशन है, ये हम एक एजम्पशन लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो इन्फिनिटी पे, एक इलेक्ट्रॉन जो इन्फिनिटी पे है, बोलने का मतलब न्यूक्लियर पूल के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी को हम 0 लेते हैं, और 0 का मतलब है मैक्सिमम। ओके, अब देखो इन्फिनिटी पे इसकी एनर्जी का वैल्यू 0, तो जैसे ही वो न्यूक्लियस के सामने आना शुरू करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? 0 है, मैक्सिमम है। जैसे ही वो न्यूक्लियस के सामने आने शुरू करेगा तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? पॉजिटिव होगी सर। ध्यान से फिर से सुनो मेरे बात को। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब बोलने का जो न्यूक्लियर पूल के बाहर इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम दी जाती है कन्वेंशन के तहत। फ्री इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम माना जाता है कन्वेंशन के तहत, और मैक्सिमम वैल्यू माना जाता है 0, और मैक्सिमम 0 है। और जब आप न्यूक्लियस के सामने आते हो तो एनर्जी घटती है कि बढ़ती है? सर घटती है। घटती है बेटा, आपने ये पढ़ा है, के सेल, एल सेल, एम सेल, बाहर के ओर जाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी
और अंदर की ओर आओगे तो एनर्जी घटेगी। अंडरस्टूड? तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, न्यूक्लियस के अंदर की तरफ आ रहा हूं, और न्यूक्लियस के अंदर की तरफ आ रहा हूं तो क्या है, एनर्जी एनर्जी घटेगा, घटेगी सर, घटेगा। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही एटम के अंदर में आ जाता है, देखो ये न्यूक्लियर पूल के बाहर है, मतलब एटम के अंदर में, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर में आ जाता है उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। ओके, द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन is greater than the energy of an electron in an atom। देखो ध्यान से, एनर्जी एक फ्री इलेक्ट्रॉन का, एनर्जी एक फ्री इलेक्ट्रॉन का हमेशा ज्यादा रहेगा कंपेयर टू एनर्जी ऑफ एक इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर में है। क्यों? क्योंकि एटम के अंदर में जैसे ही आ गया उसका एनर्जी का वैल्यू तो नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव जीरो से छोटा ही होता है। ओके, अंडरस्टूड? एकदम कंफ्यूज नहीं होता है, होना है। एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस पूल के बाहर है उसकी एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? जीरो, जीरो जीरो। एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियर पूल के बाहर है उसकी एनर्जी की वैल्यू होगी जीरो, और जैसे ही वो जैसे ही एटम के अंदर में आ जाएगा उसकी वैल्यू नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आपको समझ आया क्यों नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का वैल्यू, क्योंकि एक कन्वेंशन पकड़ा गया है कि मैक्सिमम वैल्यू को हम जीरो पकड़े हैं, और न्यूक्लियस के जैसे सामने आते जाते हैं एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होती जाती है, नेगेटिव होती जाती है, और नेगेटिव होती जाती है। इसका मतलब एनर्जी की वैल्यू कम होती जाती है। ओके, और सबसे कम रहेगा कौन सा सेल में, कौन सा सेल में सबसे एनर्जी की वैल्यू कम है? के सेल। ओके, आई सपोज ये समझ आ गया होगा, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, फिर से देख लेना इस वीडियो को यदि समझ नहीं आई है। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे, उसका वैल्यू जीरो, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर में घुसा उसकी वैल्यू नेगेटिव होने शुरू हो गई। जैसे ही न्यूक्लियस के सामने आ रहा है उसकी वैल्यू और नेगेटिव होती जाएगी, मतलब उसकी वैल्यू और कम होती जाएगी। ओके, न्यूक्लियस से दूर जाओ एनर्जी बढ़ेगी, और न्यूक्लियस के सामने आओ एनर्जी घटेगी। ओके, अब इसका हम लोग डेरिवेशन भी देख लेंगे। कोई क्वेश्चन यहां से, या आगे बढ़ू? आगे बढ़ू? यस सर। यस। अरे आप लोग बोलो बेटा, बोलते नहीं हो, अच्छा नहीं लगता बोलते नहीं हो तो। यस, नो, नहीं समझ आया, हाँ कुछ तो बोलो। यस सर। समझ में आ गया। यस सर। यस सर, बढ़िया। यस सर। हाँ हाँ हो गया, आप समझ गए। अब कहाँ जाए बेटा, बढ़ भी नहीं सकते ना, पूरा दुनिया तो लॉकडाउन, कहाँ जाए, रूम ही में रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे मतलब सिलेबस में आगे। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को कैलकुलेट करना है थोड़ा, और के टॉपिक मतलब फॉर हाइड्रोजन। ENF का वैल्यू होता है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो मैंने बता दिया। अब चलो आप E1 का वैल्यू निकालो हाइड्रोजन एटम के लिए, E2 का वैल्यू निकालो हाइड्रोजन एटम के लिए, E3 का वैल्यू निकालो, और E4 का वैल्यू निकालो जल्दी से। हाइड्रोजन एटम के लिए E1 -13.6, Z का वैल्यू 1² N का वैल्यू भी 1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 गया, क्या आया? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना? E2 का बताओ जल्दी, कौन बताएगा? -13.6/2 into 1² 7.2 4 होता है, तो 4 से काटोगे तो कितना बार में कटेगा? 4 3 या 12 है ना, 4 3 या 12, और 1 आ जाएगी उधर, 4 4 या 16, तो कितनी आ गई? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रखना है, ये सब वैल्यू को याद रखना है।
एकदम आपको रटा हुआ होना चाहिए कि वैल्यू। पहला सेल में माइनस एनर्जी 1.51 दूसरा सेल में एनर्जी की वैल्यू माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा सेल में क्या हो जाएगा? बोलो क्या होगा वैल्यू? कैलकुलेट किया कितना? यस सर माइनस 1.5 यस वेरी गुड। 9 1 जा 9 और उधर चल जाएगी कितनी? 4 9 5 जा 45 और 1 1.51। क्या नाम है बेटा बताओ जल्दी। चलिए माइक ऑन कर लीजिए जो भी है, माइक ऑफ। E4 E4 का क्या होगा? माइनस 0.85 बाय 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर, तो एक बात सुनो, मेरी बात एक बार, ये बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। जो बच्चा फंस रहा है तो हम लोग कैलकुलेट, माइक बंद करो, तो सब माइक बंद करो अपना, माइक बंद करो। अक्षय ओके, देखो 16 कितना था? 0 12 होगा पहले, फिर 16 8 क्या होगा ना 128। अब जितने बच्चे के दिमाग में ये नहीं आया कि 16 8 या 128 होता है, तो आप समझ लो कि यू आर बैक इन मैथमेटिक्स स्किल। आपको 30 तक टेबल याद रखना होगा यदि आईआईटी में टॉप रैंक्स में आना है। यदि आपको 30 तक टेबल नहीं याद है तो आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे और आपकी टाइम निकल जाएगी, क्योंकि टाइम इज बिकॉज टाइम इज लिमिटेड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपको ये ध्यान देना है। तो 16 8 या 128 बच कितना गया? 8 बच गया। 8 और 0 16 5 या 80, तो ये आ गई 0.85 माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब आपको ये चार वैल्यूज जो मैं डिराइव करके दिया हूं एकदम अच्छी से दिमाग में रहे। सर ये 2 में माइनस होगा। क्या बोल रहे हो बेटा? बोलो बोलो। E2 में भी माइनस होगा, माइनस 3.4 माइनस 3 हाँ माइनस ठीक है ना, माइनस। ओके चलिए, अब ये चार वैल्यूज हम लोगों ने डिराइव कर लिया हाइड्रोजन एटम में। अब मैं इसको एक जगह लिखता हूं और आपको अच्छे से इसको याद। देखो E1 का वैल्यू कितना लिखा? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। E1 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। E3 माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। E4 माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा एक दो बार कैलकुलेशन करोगे तो दिमाग में आ जाएगी, ठीक है ना, रटने की जरूरत नहीं। अब मैं एक चीज बनाऊंगा, एनर्जी लेवल डायग्राम, ध्यान से देखना है इसको, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा। ये मैं ले रहा हूं पहला सेल, n इज इक्वल टू 1, मतलब k सेल। पहला सेल को बोला जाता है ग्राउंड स्टेट। ध्यान से मेरी बात को सुनो, पहला सेल को बोला जाता है ग्राउंड स्टेट। मैं थोड़ा ऊपर बना देता हूं और कुछ डेरिवेशन। ओके, पहला सेल को बोला जाता है ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं हम लोग? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब मिनिमम एनर्जी स्टेट। यही सबसे मिनिमम एनर्जी है। के सेल से मिनिमम एनर्जी नीचे नहीं हो सकती है बोर के आधार पर। n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट, ठीक है। इसकी एनर्जी की वैल्यू कितनी है? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अब ध्यान देना है, n का वैल्यू 2। देखो ध्यान से, गलती नहीं करना है। n2 को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट।
बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट समझते हैं, नहीं, इसको हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, N2 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या? क्योंकि मिनिमम एनर्जी से पहली बार थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। N equal to 3. This is second excited state. N is equal to 3 is second excited state. Second excited state. सर आपका माइक ऑफ हो गया है। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सर आपका माइक ऑफ है। सर आपका माइक ऑफ है सर। सर माइक ऑफ है सर। मंजीत सर की आवाज आ रही है? सर माइक ऑफ है। एक मिनट फ्रेंड्स, आप लोग चुप रहेंगे। मंजीत सर की आवाज जा रही है सर? हाँ जा रही है सर। हाँ, वो माइक ऑफ हो गया था सर आपका। चलिए ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है ना? ओके बेटा ध्यान से देखिएगा। चलो आप लोग मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। यस सर। अब देखो ध्यान से बेटा, ध्यान से एकदम देखना है, समझ के। मैंने क्यों पहला एनर्जी लेवल और दूसरा एनर्जी लेवल का गैप को ज्यादा रखा, दूसरा और तीसरा को थोड़ा कम किया, तीसरा और चौथा को और कम किया, और चौथा और इंफिनिटी के बीच में गैप देखो एकदम कम है, चौथा और इंफिनिटी के बीच में। ऐसा क्यों है? कोई मुझे बता सकता है? ये पहला और दूसरा में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा दिख रहा है आपको, क्यों? दूसरा और तीसरा में कम दिख रहा है, क्यों? तीसरा चौथा में और कम दिख रहा है, क्यों? कोई मुझे बता सकता है? एनीबॉडी? कोई भी? देखो आपकी आंसर यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका एनर्जी का वैल्यू है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये दूसरी एनर्जी लेवल है, ये पहली एनर्जी लेवल है, ठीक है ना? आप यदि E2 -E1 करो तो कितना आता है? ध्यान से देखो, E2 -E1 करो, कोई मुझे करके बताओ जल्दी से, कितना आएगा? ये आ जाएगी -13.6, तो ये आएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन, है ना? प्लस देखो क्यों, सेकेंड एनर्जी लेवल माइनस फर्स्ट एनर्जी लेवल में कर रहा हूं, इन दोनों का एनर्जी का डिफरेंस देख रहा हूं। -13.6 है ये, -3.4 है, ठीक है ना? अंडरस्टूड? ध्यान से देखिए, -3.4 माइनस 13.6, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गई 10.2 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों घर के बीच में जो एनर्जी की डिफरेंस है, ये दोनों घर के बीच में जो एनर्जी की डिफरेंस है, इट्स 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब आप इन दोनों को माइनस करो, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, E3 माइनस E2 करोगे तो ये आ जाएगी 1.89 आती है, तो आप उसको 1.9 मान सकते हैं। 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव, और इन दोनों को माइनस करोगे तो कितनी आएगी? 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रफली आएगी, आप माइनस करके देखिए, ये आती है 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हो क्या रहा है, ये सिंपल लॉजिक आपको समझ आ रहा होगा कि पहला और दूसरा सेल के बीच में एनर्जी की गैप जो है काफी ज्यादा है, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी काफी ज्यादा है, ये काफी हाई एनर्जी है कंपेयर टू दिस। बच्चा कंफ्यूज नहीं ना हो रहा है तुम लोग कि -13.6 बड़ा है तो ये बड़ा है, कौन बड़ा है? -3.4 -3.4 बड़ा है। नेगेटिव में जितना छोटा वैल्यू उतना बड़ा, तो इसकी एनर्जी लेवल इसके कंपैरिजन में काफी हाई है, डिफरेंस 10.2 का है। फिर देखा जा रहा है कि कम होते जा रहा है गैप एनर्जी,
तो जैसे ही आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो, न्यूक्लियस के सामने वाला दूसरा और पहला के बीच में गैप देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, तीसरा और दूसरा के बीच में गैप कम हो जाता है और कम हो जाता है और कम होते चल जाती है ऊपर जैसे ही जाती है। ओके, और रेडियस में क्या होता था बताओ तो? सर रेडियस बढ़ते जाता है। रेडियस को उल्टा होता बढ़ते था। जाता है। रेडियस में क्या होता था, बाहर जैसे जाते हैं, देखो समझो ध्यान से, रेडियस में क्या होता था, जैसे ही बाहर जाते थे दो सेल के बीच में दूरी बढ़ते चल जाती थी। रेडियस में दो सेल के बीच में दूरी बढ़ते चल जाती थी, और एनर्जी के केस में दो सेल के बीच में एनर्जी कम होते चल जा रही है बाहर जैसे ही जा रहा है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और ये याद रखना नहीं है, थोड़ा सा आप लोग एक दो बार डिराइव करो, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। बच्चे लोग उल्टा कर देते हैं, E2 minus E1 minus 3.4 minus minus 13.6। ओके क्लियर? तो ये है, तो क्वेश्चन भी पूछी गई है, मेंस में ये क्वेश्चन आई हुई है कि अरेंज इन सही ऑर्डर, तो E1 minus E2 minus E1 is greater than E3 minus E2 which is greater than E4 minus E3 dot 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 dot। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है। E3 minus E2 को और कम और ऐसे कम होते चले। तो दिस इज द रियल थिंग, ये जो आपको दिमाग में रखना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। अब चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज और बताते हैं, जगह तो नहीं है पर यहीं पे बताना पड़ेगा, मुझे कुछ समझाना है। मैं थोड़ा स्क्रीन को शिफ्ट कर रहा हूं इस बोर्ड को, थोड़ा आप लोग हल्ला मत करना, ठीक है? एक चीज मैं लिख रहा हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी, ध्यान से सुनना। आयोनाइजेशन एनर्जी कुछ लिखा, आई नहीं लिख रहा हूं, पूरा लिख रहा हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना, यहां पे समझा दो। ओके, मिटा दो इसको नीचे वाला। एक इंपॉर्टेंट चीज समझाना है इस ग्राफ से, आयोनाइजेशन एनर्जी। जिसको I डॉट E भी लिखते हैं शॉर्ट में। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, GS का मतलब ग्राउंड स्टेट, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी। देखो ध्यान से डेफिनेशन को समझो। आयोनाइजेशन एनर्जी उस एनर्जी को बोलते हैं जिसकी जितने की रिक्वायरमेंट होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी यदि हम एक इलेक्ट्रॉन को पहला घर से इंफिनिटी तक भेजना चाहें, पहला घर से इंफिनिटी वाले घर में भेजना चाहें। ओके, तो इंफिनिटी का एनर्जी कितना होता है? इंफिनिटी का एनर्जी कितना होता है? तो जल्दी बोलेगा। जीरो। इंफिनिटी का एनर्जी होता है 0। तो मानो हाइड्रोजन एटम का मैं केस ले रहा हूं यहाँ पे, तो हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट में कितना एनर्जी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हमको 0 करने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें? इंफिनिटी प्लस 13.6 ऐड कर दूंगा। यदि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे देता हूं तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगी। ओके, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है बेसिकली डिफाइन होती है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी ग्राउंड स्टेट में। कहां पे? ग्राउंड स्टेट। ओके, ध्यान से समझ लो, सिंपल सी चीज है। इसको मुझे इंफिनिटी में ले जाना है, तो मतलब मुझे इसका वैल्यू 0 कर देना है, और इसका वैल्यू 0 करने के लिए हमको कितना? -13.6 को प्लस 13.6 दे देंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, तो मतलब टोटल एनर्जी ग्राउंड स्टेट में जितना है उसका नेगेटिव वैल्यू बराबर एनर्जी दे देंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगी। यहाँ पे -13.6 को हम कितना सप्लाई करते हैं? माइनस ऑफ -13.6 सप्लाई है ना, माइनस ऑफ माइनस प्लस 13.6 सप्लाई करते हैं। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखनी है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट।
ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन दे रहा हूं इससे रिलेटेड, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+। बनाओ चलो, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+ निकालना है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी भेजो। चलो जल्दी निकालो, 1 मिनट टाइम ले लो, बहुत होगी इसके लिए। ऑप्शन नहीं दूंगा, बनाओ। ऑप्शन मांगते हो तो ले लो। -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+। तो सबसे पहला काम होगा कि ग्राउंड स्टेट का एनर्जी निकाल लें, है ना? सर प्लस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, वेरी गुड। नाम क्या है बेटा आपका? सर पीयूष बनर्जी। सत्यम बनर्जी। यस, सत्यम बनर्जी, गुड। 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द राइट आंसर। कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट किए, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालो, टोटल एनर्जी जो ग्राउंड स्टेट में है। तो ग्राउंड स्टेट मतलब पहला घटक है -13.6 × Z²/n²। यही होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Z हीलियम के लिए Z कितनी होगी? Z होती है 2, तो 2² हो जाएगा 4 और n 1² तो 1 ही होगा। 13.6 × 4, 13 4 जा 52 और 6.4, 6 × 4 हो गया 2.4, 54.4। ओके, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव। दिस इज टोटल एनर्जी पहला घर में, ग्राउंड स्टेट में। और आयनाइजेशन एनर्जी नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। क्लियर? समझ आ गया होगा कि नहीं आई? I suppose the idea would be clear. यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है ना? कुछ पूछना है यहाँ पे तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़े। इंफिनिटी की एनर्जी 0 होती है, देख रहे हो ना, गैप समझो। चौथा और इंफिनिटी के बीच में गैप कितना कम है? इतना भी नहीं रहता है, बहुत कम रहता है। ये तो मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, वो बहुत बड़ी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा और एक चीज आता है, एक्साइटेशन एनर्जी। It is the energy required to move an electron from one energy level to higher energy level। देखो, हम लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी का बात किया था कि ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी में भेजना है, ठीक है ना? और एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होता है कि कोई भी घर से कोई हायर घर नहीं जाना, उसी को कितनी एनर्जी जरूरत है। एक्साइटेशन एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी यदि हमको एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है कोई एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल, ठीक है? सिर्फ आपका इंफिनिटी में जाता है तो उसको हम आयोनाइजेशन बोलते हैं, इंफिनिटी में गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी, और कोई दूसरे सेल के बीच में ऊपर जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्साइटेशन एनर्जी। कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी एक सेल से कोई एक हायर सेल में जाने के लिए, एक्सेप्ट इंफिनिटी इज नोन एज एक्साइटेशन एनर्जी। इंफिनिटी के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाती है ग्राउंड स्टेट। ओके, तो ये कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये तो कहानी हुई एक्साइटेशन एनर्जी की। चलो इसको खत्म करो, कुछ समझने का है नहीं इसमें ज्यादा।
बस बताने का थोड़ा सा बता दिया इसको, और इसकी फुल आएगी एक्सप्लेनेशन बाद में, एक्साइटेशन एनर्जी हम लोग देखेंगे। अब चलो नील बोर का तो मॉडल हम लोगों ने देख लिया, अब नील बोर का मॉडल फेल हो गया। नील बोर इतना सारा डेरिवेशन किया, सब कुछ किया, पर नील बोर का मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड है और बाकी सब के केस में ये काम ही नहीं करती है। तो उनकी एटम की मॉडल जो हो गई फेल ही हो गई थी। क्यों फेल हुई थी चलो देखते हैं। फेलियर ऑफ बोर्स मॉडल। नो मैथमेटिकल proof for अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोर का रेडियस का फॉर्मूला डिराइव किया, बोर में के ऑर्बिट में वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया, बोर के ऑर्बिट में एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया, पर कहीं भी मैंने ये फॉर्मूला डिराइव किया मैं ये फॉर्मूला कहीं डिराइव करके बताया था आप लोगों को? नो सर। नो सर। नहीं, मैंने सिर्फ इतना बोला था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ वही घर में घूमेगा जहां पे उसकी एंगुलर मोमेंटम, ये होती है एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का मल्टीपल होगा, ये जस्ट मैंने बता दिया। अब इसका डेरिवेशन बोर्ड ने भी नहीं किया तो मैं कहां से करूं? एक्चुअली बोर्ड ने ये वैल्यू कहां से उठाया और किस कॉन्सेप्ट पे उसने डिराइव किया, बोर्ड ओनली नोस, बट mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ बोर्ड ने नहीं दिया। तो ये तो अजीब सी बात है ना, इतना सारा डेरिवेशन सिर्फ इसी के ऊपर नहीं किया, बट उसने कोई मैकेनिक्स से डिराइव किया था मेरे हिसाब से, बट इस मैथमेटिकल प्रूफ फॉर mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई, पर उसकी अक्सर कैलकुलेशन में इसका जरूरत पड़ा, तो ये कहां से आया नहीं मालूम। तो चलो मॉडल भी गड़बड़ है, नील बोर का मॉडल अब फेल हो रहा है। नो could not explain the line spectrum of multi electrons। देखो ध्यान से पहले ये लाइन स्पेक्ट्रम शब्द क्या होता है, ये बिल्कुल आपके लिए नया होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे, ये आने वाली टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आएगी इसके बाद, एक दो क्लास के बाद शायद ये आएगी। लाइन स्पेक्ट्रम एक टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब सिर्फ अभी इतना समझ लो, बार कोड आप लोग समझते हो, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके पीछे में काला काला दाग रहता है, ऐसे देखे हो कभी? यस सर। कोई भी सामान खरीदोगे ना तो उसके पीछे में ऐसे ऐसे दाग रहता है, उसको हम लोग बार कोड बोलते हैं, तो वो प्रोडक्ट आइडेंटिटी होता है। ओके, बार कोड का मतलब होता है प्रोडक्ट आइडेंटिटी। हर चीज क्या, हर चीज, देखो ये वाला मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये वाला ये जो देख रहे हो ना, इसको हम लोग बार कोड बोलते हैं। ओके, ये होती है प्रोडक्ट आइडेंटिटी। प्रोडक्ट आइडेंटिटी का मतलब होता है कि हर प्रोडक्ट का एक डिफरेंट बारकोड होता है। ओके, प्रोडक्ट जितना अलग अलग होगा सबका बारकोड अलग होगा, उसमें उसकी इंफॉर्मेशन छिपी रहती है, प्राइस है, फिर रिटेलर की प्रॉफिट है इत्यादि, बहुत कुछ, सीरियल नंबर इत्यादि बहुत कुछ छिपी रहती है। वैसे ही लाइन स्पेक्ट्रम एक प्रॉपर्टी होता है जो हर एलिमेंट का डिफरेंट होता है। ओके, लाइन स्पेक्ट्रम एक प्रॉपर्टी होती है जो हर एलिमेंट की डिफरेंट होती है। हम लोग पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टी क्या है, बट सिंपल अभी समझ लो, लाइन स्पेक्ट्रम एक प्रॉपर्टी है जो हर एक एलिमेंट का डिफरेंट होता है। उसको नील बोर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, तो आप ये जानते ही, और नील बोर जितना कहानी रच रहा था सब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के प्रॉपर्टीज को कहां से एक्सप्लेन कर पाएगा? तो दुनिया में तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही तो नहीं है ना, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम एग्जिस्ट करती है। ओके, no explanation for
distribution of electron in different orbits. बोलने का मतलब कि उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी डिफरेंट ऑर्बिट्स में। बोलने का मतलब एक सिस्टम के पास मानो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा अलग अलग सेल्स में, ये इन्होंने नहीं बताया था। ये बाद में आई थी, आप लोगों ने जूनियर क्लास में वैसे पढ़ा होगा कि बोर और बड़ी एक रूल दिया था 2n² का, तो वो बाद में 2n² रूल आई थी, वो रहने दो। पर बोर कभी भी ये नहीं बता पाए थे कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अलग अलग घर में। ओके, no explanation for splitting of spectral lines in electric field देखो बेटा, इसको तो अभी ध्यान से देखना, क्योंकि ये टॉपिक तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे और बाद में जाके तो हम डिफेक्ट नहीं ना समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग बोर्ड का मॉडल अभी पढ़ रहे हैं, तो डिफेक्ट हम लोग कभी ही पढ़ लें ज्यादा अच्छा, नहीं तो फिर से घूम के आना पड़ेगा बताने के लिए। पर रफली बता देता हूँ, इसको समझोगे बाद में। इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था कि स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब यही होता है, लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। थोड़ा सा बता रहा हूँ, देखो लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। एक फोटोग्राफिक फिल्म पे, फोटोग्राफिक फिल्म होता है ना, जो फोटोग्राफी रोल्स होते हैं, तो फोटोग्राफिक फिल्म पे हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम कैप्चर करते हैं कोई एलिमेंट का। ओके, लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है ना, एक्चुअली कुछ लाइंस आते हैं फोटोग्राफिक फिल्म पे, ऐसे ऐसे लाइंस आते हैं, ओके, जो डिफरेंट होते हैं, एकदम बारकोड का जैसा ही रहता है लाइन स्पेक्ट्रम। ओके, ऐसे ऐसे लाइंस आते हैं जिसे हम लोग कोई फोटोग्राफिक फिल्म पे लेते हैं। ओके, और ये ऐसे ऐसे लाइन सबके डिफरेंट होंगे, किसी के ऐसे ऐसे रहेंगे, तो किसी के ऐसे सामने सामने रहेंगे। ओके, ये अलग रहती है सब एलिमेंट के लिए, हम लोग पढ़ेंगे बाद में। बट सिंपल में समझ लो कि फोटोग्राफिक फिल्म पे जब लाइन स्पेक्ट्रम कोई एलिमेंट का लिया गया, मतलब लाइन स्पेक्ट्रम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे जब फोटोग्राफिक फिल्म पे लिया गया, तो कुछ ऐसा लाइंस आता था, ठीक है ना। पर इसको यदि ऑब्जर्व किया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगा दिया गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया, तो देखा गया कि जो लाइन आ रही है फोटोग्राफिक फिल्म पे ना, वो पतले पतले लाइन में आउटपुट हो जाए। ओके, लाइन स्पेक्ट्रम, अभी देखो दिमाग पे जोर मत डालना, लाइन स्पेक्ट्रम एक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, जो कुछ ऐसे ऐसे लाइंस आते हैं फोटोग्राफिक फिल्म पे, सबके लिए डिफरेंट। और जब ये लाइन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो देखा गया टूट जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो इसको बोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा, ठीक है ना। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में भी ये लाइंस पतले पतले लाइन में ब्रेक होती है। मानो मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया, फिर ये लाइन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया गया, तो ये लाइन पतले पतले लाइन में टूट जा रहे थे, इसको भी बोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। ओके, तो ये जो चीज है, आपको इस टॉपिक में बस इतना याद रखना है कि जो लाइन स्पेक्ट्रम होती है स्प्लिट होती है पतले पतले लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, उस इफेक्ट को स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। सिंपल दिमाग में रखना कि लाइन स्पेक्ट्रम जो पतले पतले लाइन में टूटती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसे स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में जो टूटती है उसे जीमेन इफेक्ट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन वो पूछ देता, घुमा दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख दिया था जीमेन इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड में लिख दिया था स्टार्क। ओके, तो आपको एकदम दिमाग में बैठा के रखना है कि जो लाइन स्पेक्ट्रम प्रॉपर्टी होती है एक एलिमेंट की, उसको मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग को बोलते हैं जीमेन, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिटिंग को बोलते हैं स्टार्क। बस आपको ये ध्यान में रखना है, जिसको बोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एंड वी विल स्टडी अबाउट लाइन स्पेक्ट्रम एक दो क्लास के बाद। दिस थ्योरी was against
डी ब्रॉगली एंड, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, was against de Broglie and Heisenberg uncertainty इनका जो मॉडल था ना, एक्चुअली 1913 में आया था इनका मॉडल, फिर 1924 में एक फेमस फिजिस्ट आए जिनका नाम था डी ब्रॉगली, और फिर फर्दर 1926 में एक और फिजिस्ट ही बोलो, हाइसेनबर्ग थे। इन लोगों ने दो प्रिंसिपल दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल थी एटम से रिलेटेड, ठीक है ना। डी ब्रॉगली का प्रिंसिपल और हाइसेनबर्ग का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी था एटम से रिलेटेड, ओके। और बोर का थ्योरी इनके थ्योरी से एकदम मैच नहीं कर पा रहा था, मतलब एटम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी जो एटम के केस में लागू हो रहे थे, बट बोर का थ्योरी मैच नहीं कर पा रहा था इन लोगों के प्रिंसिपल के साथ, और इनका प्रिंसिपल ज्यादा वैलिड था, ओके। तो बोर का प्रिंसिपल इनके थ्योरीज के साथ मैच नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो भी एक डिफेक्ट, ओके। एक्चुअली देखो इन सिंपल आपको बता देते हैं, बोर ने बताया ना कि इलेक्ट्रॉन एकदम डेफिनेट घर में घूमेगा, एकदम के सेल इतना रेडियस पे घूमेगा, ये इम्पॉसिबल है। जैसे जैसे आप एटम पढ़ोगे, अब आप मॉडर्न एटम के बारे में पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन एक एटम में कहाँ पाया जाएगा इसको बताना नामुमकिन है। ये कभी भी नहीं बताया जा सकता कि वो के सेल इतना रेडियस पे घूम रहा है, एल सेल इतना रेडियस पे घूम रहा है, नहीं। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का बात हम 100% में कभी नहीं बोल सकते कि इतना रेडियस में पाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का हमेशा चांस में बात होता है कि इतना चांस है, 60% चांस है यहाँ मिलने का, 90% चांस है यहाँ मिलने का, ऐसी बात। इलेक्ट्रॉन के बारे में 100% बता देना कि वो यहाँ ही मिलेगा, इट्स बिल्कुल रॉन्ग। आप लोग पढ़ोगे आने वाले दिनों में, बड़ी मजा आएगा, बहुत मजा आएगा जब पढ़ोगे वो सब चीज, तो पुरानी कॉन्सेप्ट से आपका दिमाग खुलना शुरू होगा। सो नील बोर का मॉडल हमें पढ़ना जरूरी था, क्योंकि इनकी थ्योरीज पे ही फिर फर्दर काम हुआ और नया मॉडल आना शुरू हुआ, ओके। तो हम लोग पहला स्टेप इनटू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एटम जितना अभी तक हम लोग जानते हैं वहां पे पहुंचे हैं। फिर नेक्स्ट क्लास से इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, पर इन सब चीजों को पढ़ के आना, इनकी डायरेक्ट लॉजिक और रिलेशन होती है, क्योंकि पुराने थ्योरीज को नहीं पढ़ोगे तो आगे की थ्योरी नहीं समझ पाओगे, ओके। तो पढ़ के आना है, आई सपोज पढ़ के आओगे कि नहीं आओगे? Yes, sir. Yes, sir. पढ़ के आएगा बाकी बच्चा? यस सर, यस सर। ओके बेटा, सबको पढ़ के आना है, तो कोई भी डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर थैंक यू आज के लिए, नहीं तो कुछ पूछना है तो पूछ लो। तो ये तो डिफेक्ट है जिसमें आधा से ज्यादा आप समझोगे जब आगे वाला थ्योरी सब पढ़ो, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय, Thank you, sir. थैंक यू।